नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना का जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है और इस गंभीर स्थिति में हम सबका दायित्व बनता है सामूहिक रूप से लोगों को जागरूक करने का एक दायित्व निभाएं। और क्योंकि हर सामाजिक व्यक्ति का सामाजिक स्तर पर अपना एक दायित्व होता है और अगर वो उस दायित्व का निर्वाह करते हुए जीवन यापन कर रहा है तो मतलब वो सबसे बड़ा परोपकार कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत भूमिका होती है और उस भूमिका को निभाने वाला ही एक संपूर्ण व्यक्ति की कोटि में रखा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि जो जहां है सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, स्वयं जागरूक होने के साथ साथ लोगों को जागरूक करे और बाकी परिस्थितियां किसी के हाथ में नहीं होती। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हम अपने अगले विषय पर आते हैं। जैसा कि हम सब ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आधुनिक काल का उपविभाजन। यहाँ पर आधुनिक काल का जो उपविभाजन है, हमने गिनाया था आप लोगों को कि आधुनिक काल का जो उपविभाजन है वो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखनवाद, इसी तरह से क्रम में काफी सारे हैं जो मैं क्रम से बताती चलूंगी। और जो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग, वो नवजागरण युग से भी, नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। और यह नवजागरण काल जो है, आज हम इसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे संक्षेप में और विस्तार से। इसका हम नोट्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से डिस्क्रिप्शन के लिंक में रखे हुए हैं, आप उसे पढ़ेंगे तो इससे पूरी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। और भारतेंदु से संदर्भित जितनी भी बातें हैं आपको वहां पर व्यवस्थित पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम भारतेंदु का जो काल है वो नवजागरण काल के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ नवजागरण काल जो है वो नाम से ही स्पष्ट है। नव जागरण, नई चेतना के साथ जो पदार्पण किया हो, नव जागरण के नाम से अभिहित किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा हम भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब के संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब जो चल रही थी चर्चाएं इनके संदर्भ में, जो मुख्य बात जहाँ तक मैं चाहूंगी कि बता देना उचित है कि इनका जो जन्म 1850 में हुआ और इनकी जो मृत्यु वो 1885 में हुई। अब 1850 और 1885 के बीच की जो अवधि है वो महज 35 वर्ष है और इस 35 वर्ष की अल्प अवधि में भारतेंदु साहब ने माँ भारती के भंडार पर जो अपनी अमिट छाप छोड़ी वो सदैव सराहनीय रही है, औरों के लिए दुर्गम रही है। भारतेंदु साहब ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो अपना पदार्पण किया वो एक नई दिशा को लेकर के किया, जिसमें देश हित, समाज हित की भावनाओं को लेकर के उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। और इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य के लेखकों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी साहित्य को, संपूर्ण हिंदी जगत को उन्होंने एक नई दिशा की तरफ उंगली दिखाई। और इसी संदर्भ में इनको गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब को गद्य का जनक माना जाता है। इन्होंने जो भी रचनाएं किया, इनकी रचनाओं की विशेषता रही है राष्ट्रीयता, हास्य व्यंग्यात्मकता, भक्ति प्रधानता, प्रकृति चित्रण, बहुत हैं। इसको हमने डिस्क्रिप्शन के लिंक में बहुत ही व्यवस्थित और पारदर्शिता के साथ रखा है। आप देखेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई समस्त बातों का सम्मिश्रण यहाँ पर है और आप संतुष्ट होंगे उससे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके संदर्भ में कहते हैं कि हमारे और साहित्य के बीच जो विच्छेद हो रहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने उसको खत्म किया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक हिंदी साहित्य के एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं जिन्होंने नवीनता के साथ साथ लोगों में ओजस्वता का भी संचार किया। और उसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में ये निकला कि लीक ही लीक गाड़ी चले, लीक ही लीक कपूत, लीक छोड़ तीन चले सिंह सायर सपूत। तो उन सिंह सायर सपूतों में से एक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब। इनके संदर्भ में कही गई वो हर बात सच होती है जो एक सच्चे साहित्यकार के संदर्भ में लागू होती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्यकार के उस कनिष्ठिका पर रखने योग्य हैं जो प्रथम शब्द को साकार करता है। और ज़्यादा इनके संदर्भ में कितना कहा जाए वो कम होगा। इनकी रचनाओं के संदर्भ में मैं व्यवस्थित नोट्स रख दी हूँ और आप लोग उसे देखेंगे तो आपको स्वयं हर चीज़ से वाकिफ हो जाएंगे। और अपनी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप लोगों से अनुमति लेना चाहूँगी और ये उम्मीद करूँगी कि आप लोग नोट्स पढ़ेंगे और जुड़ेंगे। वीडियो विस्तृत ना हो, बहुत लंबा ना हो, इसके लिए हम हर बात को लेकर के छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट जगा रहे। और इसके साथ ही साथ हमने 14 साल के JRF के नेट JRF UGC का जो एग्ज़ाम है उसके 14 साल के सॉल्व पेपर रखे हुए हैं जो रीजनिंग में काम आते हैं। तो उसे आप लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, वो आपको यहाँ पर एक सहयोग की प्रथम सीढ़ी के रूप में साबित होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।